नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था जापान के हिरोशिमा में हुए G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री का वार्म वेलकम। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक का, देश दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति को चल के आ करके उनका अभिवादन करना भारतीय होने के नाते आंखों को सुकून पहुंचा रहा था, दिलों में ठंडक दे रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए। सबसे बड़ा जो सुर्खियां बटोरा वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, उनको उनसे मिलने का जो गेस्चर दिखाया वो सब बिंग है भारतीय, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा मुद्दा यह नहीं है क्योंकि समाचार चैनलों ने इसको खूब दिखाया है और मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो और जगहों पर या तो होता नहीं है या उसको होने नहीं दिया जाता है। एक विषय आज आप कल से आप सुन रहे होंगे कि 2000 का नोट अब चलन में नहीं रहा। नहीं, अधूरा ज्ञान है। कई सोशल मीडिया पर और कई राजनीतिक विरोधियों ने अलग अलग तरह के अधकचरा ज्ञान बांटा है। असल में यह नोट बंदी नहीं है, नोट बदली है। मतलब 2000 का नोट लीगल टेंडर है लेकिन अब वो रिलीज नहीं होगा। आप दिए हुए समय तक उसको आम दुकानों पर चला सकते हैं, कोई दुकानदार मना नहीं करेगा। रोजमर्रा के काम में उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन बैंक अब इस नोटों को रिलीज नहीं करेगी। जब आप इस रुपये को बैंक में जमा करेंगे तो बैंक वापस आपको 2000 आदरणीय दीदी को शायद 2000 के नोट के बदले में और नोट आपको दे देगी। इसका कारण क्या था यह जानिए। आखिर नरेंद्र मोदी को कुछ ही साल में इन नोटों को वापस क्यों लेना पड़ा? भारतीय रिजर्व बैंक ने जब यह महसूस किया कि 2000 के नोट हमने जितना रिलीज किए हैं उतना नोट प्रचलन में नहीं है। मतलब जो बैंक ट्रांजैक्शन में आजकल एक सॉफ्टवेयर है, आप कोई रुपया जमा करते हैं तो उसमें आपने 500 का नोट कितना दिया, 100 का नोट कितना दिया, 50 का नोट कितना दिया, वो सब चीजें उसमें लिखी जा रही हैं। आप वो जो पर्ची देते होंगे कैश वाला, तो उसमें भी है कि 500 का कितना है, 100 का कितना है, इसका हिसाब बैंक रखती है। तो उन्होंने देखा कि 12-13% ही 2000 के नोट प्रचलन में है और मार्केट से लेकर के बैंक में, मतलब बाकी का जो 85-86% नोट है वो मार्केट से गायब हो गया। मतलब यह जमाखोरी का शिकार हुआ है। बैंकों ने कई बार यह प्रयास किया कि 2000 के नोट चलन में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने जब यह बात आया तो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक जो कि जनहित हिताय की बातों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जमाखोरी को बहुत प्राथमिकता नहीं देते, तो उन्होंने अर्थशास्त्रियों से और बैंक कर्मियों से राय लिया। तो हुआ कि एक काम करें, हम 2000 का नोट अब छापना बंद कर देंगे और रिलीज करना भी बंद कर देंगे। मतलब कि 2000 का नोट आपका लीगल टेंडर है। जो पहले हुआ था 500 और 1000 का नोट, वो ये कहा गया था कि आज रात 8 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, मतलब मान्य नहीं रहे। अब उसको आप कहीं और नहीं दे सकते हैं, सिर्फ आपको बैंक में देना पड़ेगा बदलने के लिए। यह 2000 के साथ नहीं है। 2000 नोटों के साथ है कि आप जितना भी हो सके आप अपना बैंक में दे दीजिए। बैंक आपसे यह नहीं पूछेगा कि आप 5000 क्यों दे रहे, 10,000 क्यों दे रहे, लेकिन एक बार में 20 नोट ही आप देंगे। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि भीड़ ना हो जाए। दूसरा, एक बात आप यहां पर ध्यान रखिए, बैंक में जब आप रुपया जमा कराएंगे तो आपको उसका स्रोत बताना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 20 लाख रुपए जमा कर दूं, तो बैंक पूछेगी कि भाई हमने तो कहा था कि 2 लाख से ज्यादा नोट आपके घर में रह नहीं सकते, तो आपने यह कहां से रखा? मतलब पहला कानून आपने तोड़ा कि 20 लाख रुपए से ऊपर आपके पास नोट था, मतलब 2 लाख से ज्यादा आपके पास नोट था। तो यह स्थिति विषम जरूर होगी। मतलब जमाखोरों के लिए यह एक ठीक ठाक स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन यह बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का यह फैसला स्वीकार योग्य है। जिस तरह से
मारामारी हुआ था 1500 के नोट का, वो अभी नहीं है, लंबा समय दिया गया है। और आपको बदलने के लिए रकम की निश्चितता नहीं है कि आप 5000 ही बदलेंगे, तो एक बार में 20 नोट दे सकते हैं, लेकिन आप अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कितना भी दे सकते हैं। तो यह सुविधा है। खैर, चिंता वो करें जिनके बोरों में नोट भरे होते हैं, हमारे तो घर में नहीं है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। बात आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बवाल पर। मित्रों, दिल्ली की जो स्थिति है वो आम राज्य की तरह से नहीं है, मतलब यूपी, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल और जगह जैसी नहीं है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जहां पर सैकड़ों देश के राजदूत रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, संसद सदस्य रहते हैं और बहुत सारे विदेशी मेहमान रहते हैं। तो इस जगह का व्यवस्था उत्तम नहीं, सर्वोत्तम तरह की होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया है वह संदेह के घेरे में है। एक तो बेलगाम बोलना और अनाप शनाप बोलना अरविंद केजरीवाल को पढ़ा लिखा होने पर ही संदेह व्यक्त करता है। केजरीवाल जी खुद को बेशक भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बताते हैं, लेकिन उनमें राजस्व सेवा जैसा कई गुण नहीं है, गंभीरता नाम का चीज उनमें बिल्कुल ही नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर के पुलिस सेवा, विदेश सेवा और राजस्व सेवा के बहुत सारे अधिकारियों को बड़ा निजी तौर पर जानता हूं। कईयों का आशीर्वाद मिल रहा है और मिलता भी है। मैंने उनमें गंभीरता देखा है, लेकिन केजरीवाल में उस तरह की कोई चीज मुझे दिखी नहीं। अब सवाल है कि केजरीवाल जो कह रहे हैं वो क्या है और केजरीवाल के साथ हो रहा है वो गलत है या सही है, थोड़े शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, यह बात बिल्कुल प्रथम दृष्टया देखने में सही लगती है, सही है कि अगर कहीं पर चुनी हुई सरकार है तो उसको काम करने के लिए खुली छूट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री है जिसको चुने हुए जनप्रतिनिधि का तगमा हासिल है, उसको अपने चुने हुए होने का फर्ज निभाना चाहिए और अपना प्रशासनिक व्यवस्था रखना चाहिए। यह नहीं है कि मैं चुना हुआ एमएलए हूं और जनप्रतिनिधि हूं और हमारा एसपी, डीएसपी, कलेक्टर कोई बात ही ना सुने, तो फिर मैं काम लोगों का कैसे करूंगा जिस काम के लिए लोगों ने मुझे चुना है। इस बात की मांग पिछले 7-8 साल से चल रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। परसों सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दिल्ली में जमीन, प्रशासन और विदेशी मामला छोड़ के, मतलब सुरक्षा, जमीन और कुछ मामले छोड़ करके बाकी सारे मामले चुने हुए सरकार के जिम्मे दे दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ मॉनिटर करेंगे जैसे और राज्यों में गवर्नर करते हैं। यह मामला जैसे ही केजरीवाल के संज्ञान में आया, सबसे पहले उसने सर्विसेज के आईएएस अफसर मोरे को ट्रांसफर कर दिया। यहीं से अरविंद केजरीवाल के मनसा पर प्रश्न लगा, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफर करना होता तो दिल्ली में सैकड़ों भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी थे, आप सबका ट्रांसफर कर देते या 10, 20, 50, 100 का ट्रांसफर करते। आपने सिर्फ एक अफसर का ट्रांसफर क्यों किया? सूचना यह भी मिली है कि वो जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल बना हुआ है, वो उस फाइल को जिस अफसर के पास था उसको संबंधित मंत्री ने बुलाया और उसको अपने कब्जे में रखने के लिए बोला और बहुत भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया और यहां तक कहा कि मैं ही अब मालिक हूं, कल से मैं ही होने वाला हूं। आदरणीय प्रियंका दीदी जी को सादर प्रणाम। तो इस तरह की उतावलापन अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध संदेह करने का वातावरण उपलब्ध कराया, जिससे अरविंद केजरीवाल स्वयं दिए थे। आखिर मैं मुख्यमंत्री अगर हूं पूरे प्रदेश का, तो सिर्फ एक अधिकारी का ट्रांसफर उतावलेपन में तुरंत क्यों करूंगा? मतलब या तो वो अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण होगा, या उस अधिकारी से मैं खार खाया होऊंगा, या वो अधिकारी से मैं बदला लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का जो तबादले होते हैं वो दो ही कारण से होते हैं। एक तो 3-4 साल उसके ड्यूटी को हो गए तो रूटीन ट्रांसफर, दूसरा उसको मलाईदार पोस्ट पर पहुंचाने के लिए अनकम्पित ट्रांसफर, और तीसरा बदले की भावना से उसको ग्रे एरिया में ट्रांसफर। 3 तरह के ट्रांसफर होते हैं। चौथा ट्रांसफर कुछ होता नहीं। आदरणीय प्रियंका दीदी जी भी सरकारी सेवा में रहे हैं, ये इस बात से सहमत होंगे। तो मोरे को इन 3 में से कौन सा ट्रांसफर दिया गया था?
क्या वो 3-4 साल हो गया था तो उसको एक रूटीन ट्रांसफर दिया गया? तो क्या अकेले मोरे ही 4 साल का हो गया था, 3 साल का हो गया था, 2 साल का हो गया था? या उसको मोरे इतना खास था केजरीवाल का कि जैसे केजरीवाल को मौका मिला उसको मलाईदार पोस्ट पर पहुंचाने के लिए ट्रांसफर किया? तो क्या अकेला एक मोरे ही उसके मलाईदार पोस्ट पर पहुंचाने के लायक खास अफसर था? और अगर मोरे से कोई नाराजगी थी तो उसको ग्रे एरिया में ट्रांसफर करने के लिए, बदले के भावना से ट्रांसफर करने के लिए अगर किया गया, तो क्या अकेले मोरे ही था जिससे अरविंद केजरीवाल नाराज था? इन सब बातों का जवाब केजरीवाल और उसके टीम की तरफ से आने के बजाय वो सिर्फ एक ही बिगुल फूंक रहे हैं, राग अलाप रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन दिल्ली के चुनी हुई सरकार और सुप्रीम कोर्ट के को धत्ता बताते हुए, नीचा दिखाते हुए, अपना ऑरिगंस दिखाते हुए मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तहस नहस कर दिया। यहां बताना बड़ा जरूरी है कि देश में संसद सर्वोपरि है। देश में कानून बनाना, कानून में सुधार करना, कानून को इम्प्लीमेंट करना और कानून को लागू करना, यह संसद का काम है। कानून राज्य सरकारों के माध्यम से लागू कराई जाते हैं और उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह देखना भी राज्य सरकार का काम है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है। कानून का काम यह है कि यह सही हुआ कि गलत हुआ, यह देखना कानून का काम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया है, कोई कानून लागू किया है, तो वो वही कानून है जो संसद में बना है। अगर संसद को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस इंप्लीमेंटेशन से लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक समरसता या किसी और चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, तो भारत के संसद को यह अधिकार है कि वो उसको पलट दे। वो उसको जनहित में पलट सकती है, पलटी है और आगे पलटेगी। साहबानों वाला मुद्दा आपको पता होगा, आरक्षण वाला मुद्दा भी आपको पता होगा। दो ही चीज, अब तीसरा करूंगा तो समय खराब होगा। साहबानों वाले केस में साहबानों को भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई भत्ता देना चाहिए। राजीव गांधी को लगा कि यार मुसलमान भड़क जाएगा और हमारा खानदानी वोट बैंक मुसलमान है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और अपना वीटो लगाया, जो संसद को पावर है। राजीव गांधी ने कोई गलत काम नहीं किया, उनको अधिकार है कानून को पलटना, कानून को बनाना, कानून को रद्द करना, कानून को वापस लेना, कानून में तोड़ मरोड़ करना और कानून में और भी छेड़छाड़ करना। उसको छेड़छाड़ नहीं, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। लेकिन कानून बना देना और बना देने के बाद उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का चलना, यह सुप्रीम कोर्ट का काम है। मतलब किसी भी कोर्ट का, जिला कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। वही दूसरा राजीव गांधी के बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था, जब कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि भाई जो स्वर्ण समाज के विरुद्ध ST/ST की केसें हो रही है वो 99% फॉल्स पाई जा रही है। बहुत सारे मामले को जब जांच किया जा रहा है तो ये पाया जा रहा है कि ये या तो बदले की भावना से किया जा रहा है या यह सामने वाले को नुकसान करने के लिए किया जा रहा है। बहुत दूर की बात नहीं, मेरे गांव में एक दलित परिवार रहता था जिसने 12,000 रुपया कर्जा एक यादव जी से लिया था। यादव जी जब उससे पैसा मांगने गए तो आजकल कर रहा था। यादव जी ने टाइट बोल दिया, मेरे को देना है तो दे, नहीं तो बता देनी ठीक नहीं होगा। उस वक्त बलिया जिला में पांडियन सी बड़ा ईमानदार तेज तरार IAS अफसर होता था। वो जनता दरबार लगाता था और वहीं से संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड करना, उनको सजा देना और लोगों को न्याय करने का व्यवस्था राजशाही जैसा करता था। बड़ा बढ़िया आदमी था। यह बात उस दलित को पता चला तो वहां पर जाने से पहले क्या हुआ कि अपने घर में अपने पलानी को फूंक दिया, उसमें एक बछिया भी डाल करके मार दिया और चला गया लेके। हुआ क्या कि अब आजकल टेक्निक का जमाना है, जब वो बाछी को फूंकने के लेके ला रहा था तो एक लड़का वीडियो बना रहा था। वो उस वक्त रील रूल का जमाना नहीं था, पता ना उसके मन में क्या हुआ कि वो वीडियो बना रहा था। वो लड़का ना तो दलित का जानने वाला था ना यादव का जानने वाला था, एक स्वतंत्र लड़का था, छोटा साल बच्चा था जिसके हाथ में मोबाइल आया और वो मोबाइल से खेल रहा था जिसमें वीडियो बन रहा था। वो वीडियो बना रहा था, उसने देखा कि बच्चिया को ले आया, बांधा और उसके बाद बोतल से तेल डाल करके आग लगाया और आग लगा करके चल दिया और चिल्लाने लगा जी यादव जी ने फूंक दिया, यादव जी ने फूंक दिया। वह वीडियो क्लिप थी।
क्या हुआ कि डीएम साहब ने बोला कि उठा के लिया उसको जल्दी से। तब जब आग बुझा दिया गया तब उस लड़के ने बताया कि वो तो फलाने चाचा ने फूका था। मैं वीडियो बना रहा था तो लोगों ने उस वीडियो को कब्जे में ले लिया। डीएम कहां से आए, सिपाही एसडीएम को लेकर के गए तो वो वीडियो दिखाया, तब उसने उसको पीटा और पीट करके बंद किया डीएम ने। ये एक एग्जांपल मेरे आंख के सामने का है। बहुत जगह ऐसा है कि आपने पैसा दिया है, आप तगादा करने लगे तो ST का केस लगा देते थे। बहुत जगह है कि आपने प्रमोशन नहीं दिया तो आप पर ST का लगा दिया। देखिए, छेड़छाड़, बलात्कार और दलित एक्ट का केस तो हमेशा किसी गैर जरूरी चीजों पर हुआ है, असल चीजों पर बहुत कम होता है। जैसे अभी ब्रिजभूषण का छेड़छाड़ का केस लग गया, इसके पहले तानाशाही का लगा था, इसके पहले कुछ और लगा था। अब देखा कि इस पर भी कुछ नहीं होगा तो पास्को लगा दिया गया, और पास्को का आधार बना एक फोटो। देखिए फोटो देख रहे हैं ना, ये जबरदस्ती माला पहना रहे हैं, जबकि पास्को में फोटो खिंचवाने पर पास्को नहीं लगता है। छेड़छाड़ की नियत करना, शारीरिक बलात्कार करना, मतलब जबरदस्ती खींचना खूंचना, यह आता है। मतलब सिर्फ बलात्कार कर देना ही नहीं पास्को में आता है। आप बलात्कार के नियत से अगर किसी को खींच खाच कर रहे हैं तब भी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माला पहनाना उसमें नहीं आता, वो एक अलग मुद्दा है। मतलब मैं केसों की बात कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी गया तो नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई साहब ये तो दलित पिछड़ा ही हमारा वोट बैंक है, और ये राजपूत ब्राह्मण भूमिहार बनिया ये तो ऐसे ही हमारा मतलब मजबूरी में वोट देंगे देंगे, हम इनके पास विकल्प ही नहीं है, तो विकल्प विहीनता के लिए हमारा दोहन करते हैं। उन्होंने क्या किया कि इसको और सख्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। उदाहरण ये था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरकारें पलट सकती हैं और ये गैर कानूनी नहीं है, जो केजरीवाल इसकी राग अलाप रहे थे। खैर, दिल्ली की सरकार के इस खुले छूट को ना दे करके उस पर एक प्रशासनिक कमेटी बनाने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। 2-3 इसके कॉम्प्लिकेशंस और इम्प्लीमेंटेशन पर बात करूंगा वीडियो बंद करने से पहले। सबसे पहले कि इस कमेटी का चेयरमैन खुद केजरीवाल होंगे, मतलब बदलने का हाथ उसी में होगा। LG एक उसके मेंबर है और 4 विशेषज्ञ होंगे। वो प्रशासनिक क्षमता से होंगे, एजुकेशन फील्ड से होंगे, मतलब वो सरकार के नुमाइंदे होंगे, उसमें कोई और नहीं होगा। और कौन से अफसर को कौन ट्रांसफर दिया जा रहा है इसका आधार जांचा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि कोई अफसर अरविंद केजरीवाल के घोटाले को करने से मना कर दिया, उनके घोटाले में पर्दा डालने से मना कर दिया और आपने उसका ट्रांसफर कर दिया। इस तरह की तो कोई बदनीयती तो नहीं है ना। यह चीज देख करके ट्रांसफर होगी। बेशक उसका अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन जब मिनट पे ऐसी चीज चढ़ेंगी कि मान लो भाई राकेश परमार IAS अफसर है, दिल्ली में SDM लगे हैं, तो भाई राकेश परमार को 6 महीने में क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? तो राकेश परमार बताएंगे जी ऐसा था जी, मुख्यमंत्री कहां से आया था कि ये काम करो, वो जो तुगलकाबाद किला के बगल वाला जमीन है ना, वो मेरी बेटी के नाम से लिखवा दो। तो मैंने बोला कि सर ये तो कानून में नहीं है। बोला तुमको मालूम है, अब मेरे पास पावर आ गया। बोला सर कोई बात है, अपने पावर का इस्तेमाल करिए, मैं जमीन दे करके अपना सिग्नेचर से फंसना नहीं चाहता। इसीलिए ये नाराज हो गए। तो कमेटी में बात चढ़ेगी कि ट्रांसफर का आधार क्या बना। ये भी चढ़ेगी कि कितना बार मुख्यमंत्री के लिखित आदेश का उल्लंघन हुआ और कितना बार कंसर्न अधिकारी ने अपने सीनियर अधिकारी या जूनियर अधिकारी को अप्रोच किया और उसको डिसोबेड किया गया। तो क्या आधार बन रहा है ट्रांसफर का, ये सब चीजें उस पर मिनट में चढ़ेंगे। केजरीवाल को परेशानी यही है। केजरीवाल चाह रहे हैं कि मिनट में ना चढ़े, हम जिसको चाहे बुला दे, जिसको चाहे हटा दे। लेकिन केजरीवाल की जो बिहेवियर है और केजरीवाल का काम करने का जो तरीका है वो संदेह के घेरे में है। मैं आज भी कहता हूं कि केजरीवाल अमेरिका का एजेंट है और देश में लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए अमेरिका के द्वारा प्रायोजित एक साजिश करता है। जब जब केजरीवाल अमेरिका से वापस आता है तो यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियां और खास तौर से भारत के संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर चोट करता है। या आप उसके चोट करने के ट्वीट देख लीजिए और अमेरिका से आने का ट्वीट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो 26 जनवरी को रजाई ओढ़ करके इंडिया गेट पर सोने का जो बड़ा दुस्साहस और जबरदस्ती काम किया था वो अमेरिका से आने के बाद ही किया था। खैर, भारत सरकार अगर चाहे तो अमेरिका से आए हुए उसके फंडों की जांच कर लेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मोदी क्यों नहीं कर रही है मैं नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब फुल फ्लैश स्टेट आई हुई है। जब से वहां पर फुल फ्लैश स्टेट आई हुई है वहां पर आतंकवाद का स्थिति यह है कि अमृतसर जैसे पावन पवित्र जगहों पर 3-3, 4-4 बार गोलीबारी हो गई।
पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं, यहां तक कि पुलिस हेडक्वार्टर में भी रॉकेट लॉन्चर से हमला करके आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अगर अरविंद केजरीवाल को खुली छूट दी जाती है तो जो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है यहां पर आतंकियों का सीधा एक्सेस हो जाएगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक ही नहीं बहुत खतरनाक स्थिति को उत्पन्न कर देगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी की इस दूरदर्शिता को हम सलाम करते हैं और केजरीवाल पर लगे लगाम का सम्मान करते हैं कि भाई केजरीवाल लगाम के लायक ही है। वैसे भी केजरीवाल को जिन जिन चीजों में छूट मिली है वो चीजें कहाँ बेहतर काम कर रही है यह सब लोग देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी उसके पास है, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट उसके पास है, नई बसें हजारों की संख्या में डिपो में है और वैसे ही सड़ गई, बाहर नहीं निकला, सड़कों पर जाम, आम जनता परेशान है कि मेट्रो में मारामारी हो रही है घुसने के लिए, एक बस में चढ़ने के लिए रेलम रेल हो रहा है, लेकिन बसों का उद्घाटन होने के इंतजार में बसें सड़ रही हैं। और भी कहीं जो स्वास्थ्य सेवा उसके पास है उसकी स्थिति आपने देख लिया कि उसके मोहल्ला क्लिनिक में जांच 12 मतलब सिर्फ एक टैबलेट भी साधारण नहीं मिलता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए केजरीवाल यह नहीं कह सकते कि हमको काम करने नहीं दिया जाता। और अंत में एक बात, इसको आप हंसी में लीजिए सीरियस में, मैं सीरियस ही कह रहा हूं, अगर केजरीवाल को काम करना होगा तो जिस तरह से केजरीवाल ने अपने शीश महल के रखरखाव और बनावट में करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, ना एलजी को पता चला ना संबंधित विभाग को पता चला। अगर वो दिल्ली की विकास चाहता है तो उसको इसी तरह का विकास दिल्ली में करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 10 करोड़ से नीचे अगर होगा तो ना तो बिडिंग की जरूरत पड़ेगी ना ही अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो 10 करोड़ में तो 10 मोहल्ला क्लिनिकों की व्यवस्था सुधर सकती है। ऐसे रोज 10-10 करोड़ करके मोहल्ला क्लिनिकों की व्यवस्था सुधार दें, काहे लिए एलजी और काहे लिए सेक्रेटरीट। तो जब अपने शीश महल बनाने की जरूरत होती है तो तुमने दूसरा वाला रास्ता चुना, और जब दिल्ली के जनता का कोई काम है तो वो दिखावे के लिए पहला वाला रास्ता चुन रहे हो जाकि उसमें मोदी को बदनाम किया जा सके। इन सब चीजों को देख करके दिल्ली की जनता अब समझने लगी है और केजरीवाल का करिश्मा खत्म हो रहा है। लेकिन मुफ्तखोरी अभी तक देशवासियों की नजर से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज कर्नाटक में सरकार बना और पहला कैबिनेट मीटिंग में मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया गया। श्रीलंका बनने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। इस दिन को हम ना देखें इसलिए समझ जाइए, क्योंकि नेताओं का क्या, नेताओं के घरों से बोरों के बंडल निकल रहे हैं, जिसकी वजह से मोदी को लाल नोट बंद करना पड़ा। स्थिति लाल तो आपकी हुई है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जब तक आप ना समझें आपको समझाना मेरा काम है। जय हिंद, वंदे मातरम।